मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय श्री विश्वबंधु गुप्ता जी, जो पूर्व आयकर आयुक्त हैं। उनको पता है कि किस तरह से विदेशों में धन जमा है, वह धन कैसे देश में आ सकता है और लोग क्यों नहीं आना देना चाहते। माननीय विश्वबंधु गुप्ता जी। दोस्तों, भाइयों और गुरुदेव बाबा रामदेव जी, आप इस चीज को नहीं मानेंगे, मैं अभी तक बाबा रामदेव जी को पर्सनली नहीं मिला हूं। उनके मेरे पास फोन आए आसाम से, बोले विश्वबंधु तुमको बहुत कुछ मालूम है, समय आ गया है, तुम आ जाओ। और आज मैं बाबा रामदेव के कहने पे चला आया हूं। मैं चला आया हूं बाबा रामदेव के लिए अपनी जिंदगी न्योछावर करने के लिए चला आया हूं। मैं नहीं चाहता मेरे मरने के बाद, क्योंकि ये जीवन भगवान का दिया हुआ है, आपके बच्चे या मेरे बच्चे ये कहें कि हमारे नालायक मां बापों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये ऐसा सड़ा गला देश छोड़ गए वो बुड्ढे। ये साली हमारी से जो पहले वाली जमात थी, इन्होंने मरवा दिया। मेरे बच्चे बोलेंगे मेरे से वो बर्दाश्त नहीं होगा, मैं लड़के मर जाना पसंद करता हूं, जिंदा नहीं रहना चाहता। और ये ऐसी लड़ाई होगी, महाभारत सुना है आप लोगों ने, ये महाभारत ऐसा होगा जो इस जगह की पीढ़ी देखेगी और नॉर्थ ब्लॉक से लेकर साउथ ब्लॉक से लेकर 10 जनपद तक का ईंट तोड़ दिया जाएगा। युद्ध का हम आपको कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें बताना चाहते हैं जो जनता से छुपी हुई हैं। पहली बार मुझे मालूम है ये आज का भाषण प्रधानमंत्री सुनेंगे, सोनिया गांधी जी सुनेंगी, सारे भ्रष्ट मंत्री सुनेंगे। सबको पता है विश्वबंधु गुप्ता क्या है। और मैं अपनी बात और आप लोगों की बात वहां तक पहुंचाने के लिए एक एक चीज का आज खुलासा कर दूंगा। सुब्रमण्यम स्वामी जी मेरे दोस्त हैं, उनसे ज्यादा मैंने लड़ने वाला आदमी नहीं देखा, मुझे पता है। सुनिए, हम लड़ेंगे, मरेंगे। अब आपको मैं कहानी बताता हूं, ध्यान से सुनिए। इस देश के साथ धोखा कैसे दिया गया पिछले 6 सालों में, आराम से सुनिए। ये ऐसी कहानी है जो आपको सुनकर आपको चौंका देगी। हाँ जी, मैं प्रणब मुखर्जी से मिला जो भारत के वित्त मंत्री हैं। मैंने कहा, योर एक्सीलेंसी मिनिस्टर साहब, हमारा स्विट्जरलैंड में 70 लाख करोड़ हमारे लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, आप उसको लाने के लिए कानून क्यों नहीं लाते? बोले विश्वबंधु तुमको मालूम नहीं है, स्विट्जरलैंड के भी कानून हैं, उस कानून के अंदर वो हमको ना नाम बताएंगे ना पैसा देंगे। सुनता रहा, एक हिजड़े की बात सुनता रहा। एक हिजड़े की बात सुनता रहा। मन में आया मेरे मां बाप अंग्रेजों की आजादी में जेल गए थे, ये हिजड़ा यहां बैठा क्या कर रहा है? ना वो सिर्फ हिजड़ा है, वो झूठा है। हर बार पार्लियामेंट में झूठ बोलता है, हम बताएंगे। अब आपको मैं स्विट्जरलैंड का बता दूं। स्विट्जरलैंड की कुल आबादी 66,80,000 है। सुना आपने? नई दिल्ली और साउथ दिल्ली की आजादी 66,80,000 है। अगर 66,80,000 हिंदुस्तानी स्विट्जरलैंड पर जाकर कब्जा कर लेगा, मुझे मालूम है हम कब्जा कर लेंगे। अरे
120 करोड़ के देश के नेताओं, तुमको आज 66,20,000 का वो चोर मुल्क, सारे यूरोप के अंदर 18 साल की लड़की को वेश्यावृत्ति का करने का अधिकार दिया गया है। स्विट्जरलैंड यूरोप का अकेला देश है जहां पे 16 साल की लड़की से वेश्यावृत्ति कराई जाती है। स्विट्जरलैंड वो देश है जहां पर, अच्छा और सुनिए, मैं आपको और कुछ फैक्ट्स बताता हूं आपको। 2005 में, स्वामी जी आप सुनिए, आप इकोनॉमिस्ट हैं, सुनिए। 2005 में जिन बैंकर्स ने, स्विस बैंकर्स एसोसिएशन ने एक चिट्ठी लिखी सरकार को कि हम आपके देश में आना चाहते हैं। 2007 में वही बैंकर्स जिनके पास 70 लाख करोड़ रखा हुआ है वो दिल्ली आए, उनकी फोटोएं हैं हमारे पास। उन्होंने कहा हमको हिंदुस्तान में स्विट्जरलैंड के बैंक खोलने दिए जाएं, हमको स्विट्जरलैंड का दुनिया में लूटा हुआ पैसा बंबई की स्टॉक मार्केट में लगाने दिया जाए। शर्म की बात है। चिदम्बरम साहब से मैं जवाब मांगता हूं, 2007 में स्विस बैंक्स को आजादी दी गई भारत के स्टॉक मार्केट्स पे सट्टा खेलने की। 2005 में भारत में 4 स्विट्जरलैंड के बैंक खोले गए और 8 इटली के बैंक खोले गए। ये वो इटली के बैंक हैं जिनमें घाटा हो रहा है, जिसको वहां का माफिया चलाता है। इससे आगे जाने की मुझे जरूरत नहीं है। जैसे बाबा जी ने बोला, बाबा जी को मैंने ही लिस्ट दी थी 8 बैंकों की। अगर बहन मेरी सोनिया जी अगर देश को लूटने आई हो तो लाल किले से ऐलान कर दो ऐलान। अगर हम में देश का खून है तो हम जीत लेंगे, और अगर तुम में इटली का खून होने का तुम में गर्व है तो तुम जीत जाना। एक बार ये लड़ाई आर पार की हो ही जाए तो अच्छा है। ये लड़ाई ज्यादा दिन नहीं चल सकती। मैं रोज टेलीविजन के आगे घुट घुट कर नहीं मर सकता इस देश के भ्रष्टाचार से। मैं तंग आ गया हूं, मैं बिल्कुल तंग आ गया हूं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बात और बोलो, स्विस लुटेरों पे मैं बोलूंगा पैसा, आप बोलो वापस दो, वापस दो। स्विस लुटेरो पैसा, स्विस लुटेरो पैसा। इतनी जोर के आवाज लगाओ कि ज्यूरिख पहुंचे। ये आवाज मैंने फिर एक दिन मनमोहन सिंह जी को कहा। मैंने कहा चीन आ रहा है, कश्मीर के अंदर हवाई अड्डे बन गए हैं, क्या क्या बन रहा है। मैंने को जानते हैं। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, इससे अच्छा तो हम लड़ ही लें एक बार। 120 हम हैं, 150-60 वो हैं, कोई बात नहीं। देखिए, जब 2 आदमियों में लड़ाई होती है, लड़ाई वो नहीं जीतता जिसका कद ज्यादा है, लड़ाई वो जीतता है जिसमें लड़ाई ज्यादा है। हाथ हो जाएं 2-2, कश्मीर पर ही हाथ हो जाएं 2-2, चीन से ही हो जाएं। मुझे रोज मत डरा उनकी ये कभी दिखाकर यहां पर डैम बन रहा है, ये यहां पर ये बन रहा है, ये वहां पर वो बन रहा है। इस साली लानत भरी जिंदगी से मैं मरना पसंद करता हूं। बुला ला उसको, चीन की फौजों को, और हमारी फौजें भी जवाब देंगी और हम देंगे जवाब उनको। आपको कुछ हसन अली का खुलासा करता हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिसमें मैं कमिश्नर था, उसने पूना में छापा मारा। छापे में एक लैपटॉप पकड़ा गया जिसमें 17 नाम थे। एक नाम पढ़ा जा सकता था, अदनान कशोगी का। बाकी 16 नाम कोडिट थे, समझ नहीं आ रहे थे। हमारे अफसर थक गए। उन्होंने कहा कि साहब ये नाम नहीं पता लग रहे। एक आदमी ने, एक ईमानदार ऑफिसर ने स्विट्जरलैंड को चिट्ठी लिखी, आप इन लोगों के नाम बता दीजिए। और कुछ हुआ ऐसे, उन्होंने कहा हम ये नाम देने को तैयार हैं अगर आपके वित्त मंत्री हमको चिट्ठी लिखते। सुनिए जरा, इस देश के चिदम्बरम का कैरेक्टर देखिए आप। वो आदमी को इस्तीफा देना पड़ेगा। हम आपको उसका कैरेक्टर बताते हैं। हम चिदम्बरम का कैरेक्टर बताते हैं। चिदम्बरम ने क्या किया?
17 आदमियों की लिस्ट लिखी। मुझे कारण मालूम नहीं उन्होंने चिट्ठी क्यों लिखी, लेकिन लगता है उनके मन में घूस खाने का लालच आया। उन्होंने कहा ये 50,000 करोड़ की मोटी मोटी बिल्लियां आ गई हैं, नाम आऊंगा, इनका ब्लैकमेल करूंगा और घूस खाऊंगा। इतिहास भी आदमियों से क्या क्या करा देता है। चिट्ठी लिखी गई, हसन अली के अकाउंट निकले, 17 नाम आए, लेकिन चिदम्बरम की किस्मत का धड़ा फूट गया। उसमें 3 पॉलिटिशियंस के भी नाम थे। आपको नाम भी बता देता हूं, विलासराव देशमुख का नाम था जो कैबिनेट मिनिस्टर है। अब आप सुनना ही चाहते हो तो सुन लो सारी बात को। दिल्ली की मैं इसको संसद मानता हूं, हिंदुस्तान की संसद मानता हूं। विलासराव देशमुख का नाम था। और उसके बाद वो घोड़े बेचने वाला आदमी जिसने 70 जिसके करीब 70 ये करीब 50 कितने हुए साहब, ये 25 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन डॉलर, 100 लाख करोड़ हो गया। 100 लाख करोड़ जिसने जमा कराया, फिर क्या हुआ? ये 3 साल पहले की बात है। आज भी हसन अली घूम रहा है। 3 आदमी। आज दूसरे का भी नाम सुन लो जो विलासराव देशमुख के साथ था, जो हसन अली को मिलने गया पूना में। उस आदमी का नाम है अहमद पटेल। सुन लो सोनिया गांधी जी, सुन लो। बॉम्बे की पुलिस के पास वीडियो फुटेज है उन तीनों पॉलिटिशियंस की जो पूना में रोज रात को मिलते थे। मैं अहमद पटेल से पूछना चाहता हूं, पता नहीं कितने लोग जानते हैं, वो हमारी यूपीए की चेयरमैन के राजनीतिक सलाहकार हैं। मैं नहीं जानता वो कौन सी राजनीति समझाते हैं, क्योंकि उनकी मीटिंग सोनिया गांधी से रोज रात को 12 से 2 बजे के बीच में होती है। भारत के इतिहास में पहली बार मैंने राजनीतिज्ञों को रात को 12 से 3 बजे तक इकट्ठे अकेले बैठे देखा है। अरे उल्लू बैठ जागते हैं उस समय तो। ये सोनिया गांधी जी बताएं, ये अहमद पटेल बताए कि हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार जब सोनिया गांधी का फोन आता था तो अहमद पटेल रात को 12 बजे गाड़ियां बदल बदल कर छुपने 10 जनपद किस लिए जाते थे? क्या होता था? क्या हिसाब तय होता था? क्या पैसे की बात होती थी? सारी दिल्ली को मालूम है। सुब्रमण्यम जी बैठे हैं। आज ये देश डिपार्टमेंटल स्टोर है। दिल्ली हिंदुस्तान के इतिहास में इस सरकार ने वाइस चांसलर की पोस्ट भेजी। राज्यसभाएं बिक रही हैं 35 करोड़ की। हर चीज बिकी और बिकते बिकते यहां तक आ गया, इस मुल्क की जमीन भी सरकार ने बेच दी। हसन अली हमको मालूम है दाऊद का आदमी है। दाऊद का वो ही क्यों है? 2G स्कैम में आपने शाहिद बलवा का नाम सुना? शाहिद बलवा पे 2G स्कैम ने एक आदमी के कारण आज मुल्क में मैं खड़ा होकर बोल पा रहा हूं। वो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कपाड़िया, जो एकदम निहायत ईमानदार आदमी है। मैं चाहता हूं, मैं बोलूंगा, कपाड़िया जी आप कहीं जिंदा रहें। कपाड़िया जी, कपाड़िया जी, कपाड़िया जी। उस आदमी ने मजबूर किया सीबीआई को, आप जाइए, अनिल अंबानी को पकड़िए, टाटा को पकड़िए, शाहिद बलवा को पकड़िए, वीडियोकॉन के दूत को पकड़िए, एसआर के रुइया को पकड़िए, इनको लेकर आइए और आज सब चक्कर काट रहे हैं। लेकिन हुआ इसके बाद कुछ और भी। शाहिद बलवा के यहां जब छापा पड़ा तो बहुत बड़े बिल्डर हैं, वो पहले सड़क पर चलते थे थोड़े दिन पहले, उनके पास कागजों में शरद पवार के कागज मिले हजारों करोड़ घूस के। अनर्थ हुआ। मुझको यह समझ में नहीं आता कि इस देश की मंत्रिमंडल में कोई ईमानदार मंत्री है भी कि नहीं है। और आपको मैं आज एक बहुत बड़ी साधु संत लोग बैठे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, बाबा को प्रणाम करता हूं। आपको एक बात बताऊं, कुतरोची छुपे बैठे हैं स्वामी जी सुब्रमण्यम जी। उनका एक लड़का है मलिस्मा,
MALISSMA सारे कागजात मेरे पास हैं। मैं कोई बात बिगर कागजात की नहीं करता। मैं कमिश्नर रहा हूं, मैं कोई जरा सी बात भी नहीं करता। मलुस्मा, अब ये कुछ इटली में कुछ और तरह से बोल रहे हैं जो मुझे पढ़ने में आया। उस आदमी ने 2005 में अंडमान निकोबार में तेल की खुदाई का ठेका लिया, इस सरकार के अंदर लिया। जिस कुतरोची को ये आप स्वामी जी बोलते हैं, ढूंढो मलिस्मा को इटली की सबसे बड़ी रैकेटियर कंपनी ENI लिमिटेड इंडिया के नाम से खोला गया। कुतरोची के लड़के का दफ्तर मेरिडियन होटल के अंदर है। चल पड़ो, चलो वहीं तोड़ देते हैं उसको साले का। सर एक सेकंड, मैं बस बंद कर रहा हूं। कौन सा नाम? तीसरा हमको नहीं बताया जा रहा अभी तक। सुन लीजिए, बस मैं खत्म कर रहा हूं, आदेश हुआ है। इतना मैं बता दूं, वो मामला अभी तक मीडिया की नजर में नहीं आया है, न संसद की नजर में आया है। संसद के 80%, 90% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ईमानदार हैं सभी पार्टियों में। उनको बंधुआ मजदूरों की तरह इन भ्रष्ट लोगों ने अपने कब्जे में कर रखा है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर कभी समय मिलेगा मैं और बात करूंगा। मैं बाबा रामदेव जी से उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं कि कम से कम मैं अपनी दिल का दुख इतने हजार लोगों के सामने कहकर तो मरूंगा। मैं बाबा रामदेव जी का सारी जिंदगी भर अपना उनका बोझ मेरे सर से नहीं उतर सकता। अरे ये बोल रहे हैं इनके पास 1100 करोड़ है। अरे तुम्हारे तो घर में एक एक चीज 1100 की पड़ी हुई है, और तुम मुझसे मत पूछो, मैं कमिश्नर हूं, मैं तुमको जेल भिजवा दूंगा, सबको हथकड़ियां लगवा दूंगा। भारत